सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 23 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके विषय में। पाठ 23 अपठित गद्यांश। अपठित शब्द अ जमा पठित का अर्थ है बिना पढ़ा हुआ। गद्य का वह अंश जो पहले पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हुआ हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। छात्र बिना किसी सहायता के अपने ज्ञान के आधार पर रचना का अर्थ समझकर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यह भाषा के विकास का अत्यंत प्रभावी साधन है। तो अपठित जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अजमा पठित यानी कि बिना पढ़ा हुआ। ऐसा गद्यांश एक ऐसा अनुच्छेद जो आपने कभी पाठ में पहले नहीं पढ़ा है और वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आप अपने ज्ञान के आधार पर उस रचना को बार बार पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके अर्थ को समझकर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, भाषा के विकास में सहायता मिलती है और साथ ही साथ हमारे ज्ञान का भी विस्तार होता है। तो बच्चों, अब हम इसके बारे में आगे जान लेते हैं। गद्यांश, इसके अंतर्गत किसी क्या क्या बातें होती हैं अपठित गद्यांश के अंतर्गत। इसके अंतर्गत किसी ऐसी कहानी, लेख या अनुच्छेद को जो पहले निर्धारित पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा गया हो लिया जाता है तथा उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के गद्यांश में से निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमने देख ही लिया कट, ये हमने अभी पढ़ा कि ऐसा होते हैं अपठित जो गद्यांश होते हैं, कोई ऐसी कहानी का भाग, कोई ऐसा अनुच्छेद जो हमने कभी पहले पढ़ा नहीं है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, तो उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो किस प्रकार के प्रश्न हम उसमें पूछते हैं, वो है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना। शीर्षक, हमें उस अनुच्छेद को एक उपयुक्त शीर्षक देना होता है, उसको एक नाम देना होता है, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर देते हैं हम। उसमें आए शब्दों के अर्थ पर आधारित प्रश्न पूछना, जैसे पर्यायवाची या विलोम शब्द आदि। कई बार क्या प्रश्न पूछा जाता है कि उसमें जो कुछ शब्द दिए गए उनके या तो पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं या फिर विलोम शब्द। उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दे रखना चाहिए। जब भी हम अपठित गद्यांश का उत्तर दें तो निम्न बातों को ध्यान रखेंगे। दिए गए गद्यांश या पद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। 2-3 बार हम उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसमें पूछे गए प्रश्नों को समझें, फिर दिए गए गद्यांश या पद्यांश की शब्दावली में प्रश्न का उत्तर न देकर अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करें। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हें हम उन प्रश्नों को भी हम 2-3 बार पढ़ें, फिर समझें और जैसी भाषा गद्यांश या पद्यांश में दी गई उसमें ही उत्तर ना दें, अपनी भाषा में अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। यानी कि हम प्रश्नों के जो भी उत्तर लिखें वो गद्यांश से संबंधित हो, हमें अपने मन से कोई भी उत्तर नहीं लिखना होता। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त, सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। तो हम जो भी प्रश्नों के उत्तर दें वो एक तो छोटे छोटे हों और एक सरल भाषा का प्रयोग हो और स्पष्ट, यानी कि सामने वाला जो हमारे प्रश्नों के उत्तरों को पढ़े उसे वो समझ में भी आए। शीर्षक का चुनाव करते समय ध्यान रहे कि वह गद्यांश या पद्यांश से संबंधित हो तथा संक्षिप्त एवं रोचक हो। जो भी हम शीर्षक दें, यानी कि जो भी हम अनुच्छेद को, यानी अगर हम गद्यांश लिख रहे हैं तो गद्यांश के अनुसार और पद्यांश का शीर्षक दे रहे तो पद्यांश के अनुसार हो। यानी कि हम अपनी मर्जी से कोई भी उसका नाम ना दें, हमें उसको अच्छी प्रकार से पढ़ना है और फिर शीर्षक देना होता है। अब नीचे अपठित गद्यांश अभ्यास के लिए दिया गया है, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अब उदाहरण के स्वरूप में आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उसको पढ़कर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। वहां पर प्रश्न भी दिए गए हैं और उनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पुस्तकें हमारी मित्र होती है। ये सब तरह की होती है, जैसे भोजन सामग्री की भांति। कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। प्रतिकूल भोजन के समान निकृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित है, शब्दावली आडंबर पूर्ण है, विचार निकम्मे हैं, वे हानिकारक होती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो पुस्तक हाथ लगे उसे पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना सीखना भी है। ये हमने गद्यांश पढ़ लिया, इसको हमेशा 2-3 बार पढ़ेंगे।
और फिर उसके बाद प्रश्न जो दिए गए हैं, किस प्रकार की पुस्तकें हानिकारक होती हैं? जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित हो, शब्दावली आडंबरपूर्ण हो, विचार निकम्मे हो, वे हानिकारक होती हैं। तो हमने जब अनुच्छेद पढ़ा था ये बात इसमें आई थी। अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आसानी से उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, अध्ययनशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि वह है? तो प्रश्न है ये, अध्ययनशील व्यक्ति का उत्तर, अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जो पुस्तक हाथ लगे उसे पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना सीखना भी है। ठीक है, ये भी हमने अभी देखा था कि ये आया था अनुच्छेद के लास्ट में। अगर हमने 2-3 बार पढ़ा होगा अनुच्छेद अच्छे से तो हम बहुत आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। ये अपठित गद्यांश को हल करना कोई कठिन कार्य नहीं होता, अगर हम ध्यान से करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। गद्य भाग का उचित शीर्षक लिखिए। तो हमें उचित शीर्षक देना है। गद्य भाग का उचित शीर्षक पुस्तकें और हम है। तो हम इसका ये भी दे सकते थे, पुस्तकें और हम दे दिया इन्होंने। ठीक है, या फिर हम दे सकते थे कि उपयोगी पुस्तकें, कुछ भी दे सकते हैं हम जो कि अनुच्छेद के अनुसार हो। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम गद्यांश से छांट कर लिखिए। तो हमें विलोम, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए उनके विलोम बताने। तो गद्य और अनुकूल, तो गद्य का पद्य हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। और बच्चों, अब विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आप तभी बता सकेंगे जबकि आपकी शब्द भंडार पर पकड़ अच्छी होगी। इसके लिए आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, इन सभी को याद करना होगा अच्छे से। अब बच्चों, हमने जान लिया अच्छी प्रकार से अपठित गद्यांश के विषय में। अब है अभ्यास कार्य। चलिए देखते हैं एक बार क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं एक बार। आकाश अनंत है, जितनी विशाल और महान की कल्पना हम कर सकते हैं, आकाश उससे भी विशाल और महान है। स्वच्छ नीले आकाश में जगमगाती हुई असंख्य तारावलियों के सौंदर्य को देखकर हम मुग्ध होते जा रहे हैं। इसकी अनंतता और अन्य विस्मयकारी विशेषताओं की ओर भी मनुष्य कब से आकृष्ट होता आ रहा है। इसके सौंदर्य से विमुग्ध होकर कवियों ने भली भांति की कल्पनाएं की हैं। पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि आकाश में टिमटिमाते हुए अगणित ज्योति बिंदु क्या हैं और केवल रात्रि में ही आकाश को अलंकृत करने कहां से आ जाते हैं? तो अब इसके बाद प्रश्न पूछे गए हैं, क्या हम आकाश की विशालता और महानता की कल्पना कर सकते हैं? तो पूछ रहे हैं क्या हम इसकी महानता और विशालता की कल्पना कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, आकाश क्योंकि अनंत है इसलिए हम और इसकी विशालता और महानता की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना भी कल्पना करेंगे ये उससे भी अधिक विशाल और महान है। रेखांकित अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों लाइन खींची हुई है, रेखांकित है अंश, उसका अर्थ आपको स्पष्ट करके बताना है कि आकाश में टिमटिमाते हुए ये अगणित ज्योतिर्बिंदु क्या हैं और केवल रात्रि में ही आकाश को अलंकृत करने कहां से आ जाते हैं। तो आकाश में जो चमचमाते हैं वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए, वो तारे हैं। तो बताना है कि ये कहाँ रहते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं और रात्रि में कहां से आ जाते हैं। तो हम बताएंगे कि दिन में भी ये सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते, और जब रात्रि में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है तो चंद्रमा का प्रकाश इतना अधिक नहीं होता है, तो ये रात्रि में हमें दिखाई देने लगते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसको हमें एक शीर्षक देना है अनुच्छेद को, तो हम इसको दे सकते हैं आकाश या फिर अनंत आकाश, इसी प्रकार का कुछ भी हम इसको एक नाम दे सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। अगला है फिर महात्मा गांधी जी का जीवन स्फटिक मणि के समान निर्मल था। ये अगला हमारा गद्यांश है। वे मानवता के पुजारी थे, वे हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अवतीर्ण हुए थे, राष्ट्रीयता के प्रथम अग्रदूत थे, देशोद्धार के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। यह उनके त्याग और बलिदान का ही फल है कि आज हम स्वतंत्र हैं। आज सारा विश्व उनका यशोगान कर रहा है, यद्यपि उनका भौतिक शरीर आज हमारे बीच नहीं है,
परंतु उनका नाम सदैव अमर रहेगा। तो ये मैंने अगला वाला भी गद्यांश आपको पढ़ दिया है। पहले वाले की मैंने आपको सभी उत्तर बता दिए थे। उत्तर मैंने आपको बताए थे मौखिक रूप से, जिनको आप लिखित रूप प्रदान करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में, यानी कि कार्य आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अगला वाला मैंने एक बार पढ़ दिया है, इसके प्रश्न भी पढ़ देती हूँ, लेकिन उत्तर आपको स्वयं लिखने है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, शीर्षक देना है। रंगीन वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ बताना है। आज सारा विश्व किसका यशोगान गा रहा है, प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ लेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम गद्यांश से छांटकर लिखिए। तो 2 शब्द दिए गए, इनके आपको विलोम शब्द लिखने बताने हैं, जो कि गद्यांश में ही दिए हुए हैं। अगला पढ़ देती हूं एक बार और। जीवन का वास्तविक सुख मनुष्य को अपने श्रम से प्राप्त होता है, जो प्रातःकाल से सायकाल पर्यंत खून पसीना एक करते हुए कर्म क्षेत्र में डटा रहता है। चिंताएं उससे दूर भागती हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ की बातें सोचने का समय ही नहीं मिलता। उसे अपने पैरों पर खड़े होने पर अटूट विश्वास होता है। फिर वह किसी के सामने हाथ फैलाकर दीनता का हीन प्रदर्शन क्यों करे। वह जानता है कि उसके पास दैवी वरदान रूप में प्राप्त सुदृढ़ हाथ हैं, जिनसे वह अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। परिश्रमी व्यक्ति सदैव आत्मा निर्भर होता है। यहाँ पर आत्मा का आत्मनिर्भर होता है। कठिनता को सरलता में बदलने की शक्ति का उसमें स्वतः विकास होता है। और प्रश्न है, रंगीन वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो रंगीन लिखा हुआ इसमें, लेकिन आपको रेखांकित वाले जिनके नीचे लाइन खींची है, उन वाक्यांशों का अर्थ बताना है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो जो पूरा अनुच्छेद है कि वो उसका आपको सारांश लिखना है। सारांश यानी कि आपको बताना है कि इस अनुच्छेद में क्या बात कही जा रही है। परिश्रमी व्यक्ति दीनता का प्रदर्शन क्यों नहीं करता, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द गद्यांश से छांट कर लिखिए। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको गद्यांश में ही दिए हुए हैं, उसमें से छांट कर लिखने हैं। आप 2-3 बार इस अनुच्छेद को पढ़ लेंगे तो आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। मानव का और काल का समानार्थी शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश से छांट कर लिखिए। तो दुख और अभिशाप के आपको विलोम शब्द ये भी गद्यांश में मिल जाएंगे, आपको छांट कर लिखने हैं। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। आपको इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक देना है, यानी कि गद्यांश को एक नाम देना है, अनुच्छेद को एक नाम देना है। ठीक है, तो हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है। कार्य आप पूर्ण कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों, आज हमने जाना अपठित गद्यांश के विषय में विस्तार पूर्वक। हमने पाठ को पढ़ा और कोशिश की कि हम इसको अच्छे से समझ पाएं और प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। जो भी कार्य आपको दिया गया है उसको आप पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।